एवरीवन, आप सभी का सब्जेक्ट वेंचर में स्वागत है। वर्तमान समय में कक्षा 8 की जो परीक्षा होनी है वो वार्षिक परीक्षा आपकी 16 मार्च से तय की गई है और हम सभी का ये प्रयास है कि सभी बच्चों को अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल अध्ययन सामग्री आपको इसमें से उपलब्ध कराई जा सके। तो ये हमारा प्रयास इस बात के लिए रहेगा कि कक्षा 8 के जितने भी विषय हैं, चाहे वो विज्ञान हो या गणित हो या आपका सामाजिक विषय हो या आपका अंग्रेजी हो, इन सभी से रिलेटेड एक अच्छा मटेरियल आप तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि पेपर पैटर्न अगर आप देखें तो पेपर पैटर्न में आपके सामने एक पेपर है। इस पेपर को अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आने हैं। इन क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी होगी और आगे ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जिसमें सोशल स्टडी से रिलेटेड आपके जो विषय हैं। इस पेपर में मैंने इस सब्जेक्ट में आपके 5 विषय को 5 पाठों को कंप्लीट करने की कोशिश की है। अगले पाठों के विषय में नोट्स आपके जल्द ही अवेलेबल कराए जाएंगे, तो आप चैनल के साथ जुड़े रहें और स्टडी के लिए बनाया गया जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उससे अपने आप को लिंक करके रखें जिससे कि आप पूरी तरीके से सारी चीजें पा सकें। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो यहाँ पर हमारा जो ये पेपर है, इस पेपर के बारे में हम चीजों को समझें तो यहाँ आप देखिए कि पहले पेपर की तैयारी कैसे होगी। तो यहाँ पर जैसे कि ये कहा गया है कि यहाँ पे 10 अंक का आपका ये ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा और यहाँ पर पहले क्वेश्चन के तौर पर महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था। अगर इसको देखें आप तो ये हमारा गुजरात है और महात्मा गांधी का राज्य गुजरात में हुआ था, इसलिए इसका हमारा गा ऑप्शन सही हो जाएगा। और राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान के रचयिता पूछा गया है, न कि राष्ट्रीय गीत के, इसलिए हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसके रचयिता हैं। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इस विषय को आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। आगे के क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र हमारा जो सम्राट अशोक की लौट पे मिलता है, इसमें हमारी 24 तीलियां हैं और ये तीलियां हमें अपने 24 घंटे का हर समय प्रयोग करने के लिए बताती हैं कि किस तरीके से हमें इनका प्रयोग करना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कितने जनपद हैं? जनपद को हम जिले कहते हैं। इसके लिए वर्तमान समय में 75 जनपद हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी दिल्ली है और ये हमारा ऑप्शन घ सही हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है और इसलिए खा इसका सही हो जाएगा। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ हमारा गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस तरीके से हमारा ख ऑप्शन सही हो जाएगा। ताजमहल कहाँ पर स्थित है? तो सभी बच्चे जानते हैं और मोस्ट ऑफ बच्चे आपके गए भी होंगे। ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है। सूर्य किस दिशा में निकलता है? तो सूर्य हमारा पूरब में निकलता है और ये पूछा जा सकता है कि सूर्य के निकलने की दिशा पूरब है। इसी कारण सूर्य, चूंकि सन जो हमारा होता है, सन इस तरीके से ये हमारा सन है और यहाँ पर अगर हम अपनी पृथ्वी मान लें तो सूरज पूरब से पश्चिम की ओर ऐसे, क्योंकि ऐसे हमें लगता है कि सूरज पूरब की दिशा की ओर निकलता है। इसका रीजन ये है कि ये जो हमारी पृथ्वी होती है, ये पृथ्वी हमारी इस तरह से घूर्णन करती है अपनी गति में। ये जो पृथ्वी है ये पश्चिम की ओर पूरब की ओर घूर्णन करती है पश्चिम से। तो ऐसे लगता है जैसे कि जब हम इस तरफ निकल रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज हमारा इस तरफ निकल रहा है, जबकि एक्चुअल ये है कि घूमती हमारी पृथ्वी है। सूरज एक तारा है और तारा स्थायी तौर पर एक जगह एकत्र उसमें रहता है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को देखना होगा, अध्ययन करेंगे जिससे कि टॉपिक्स होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि संसाधन क्या है। तो वस्तु या पदार्थ जिसकी उपयोगिता हो उसे हम संसाधन कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। इसमें आपका हवा, पानी, मिट्टी सभी कुछ आ जाता है और ये प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति में उपहार स्वरूप उपलब्ध विभिन्न वस्तुओं को मनुष्य अपने ज्ञान और तकनीकी के प्रयोग से उपयोगी बनाता है, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। और संसाधन 3 प्रकार के हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में हवा, पानी, मिट्टी वगैरह आते हैं और जो मानव निर्मित संसाधन है उनमें सड़क, मकान, दुकान, पुल, ये सब आते हैं। और मानव में स्वयं स्त्री, पुरुष और बच्चे आते हैं। तो इस तरीके से संसाधन हमारे 3 प्रकार के भागों में बांटे जा सकते हैं। अब हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करें तो प्राकृतिक संसाधनों में यहाँ पर लिखा हुआ है कि सूर्य का जल, खनिज पदार्थ, वन, मिट्टी आदि आते हैं। मानव निर्मित संसाधन में घर, सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल, मशीन और बंद कारखाने आते हैं। मानव संसाधन में मनुष्य अपनी योग्यता और मानसिक और शारीरिक तौर पर सम्मिलित किया जाता है, यानी मनुष्य को मानसिक योग्यता और शारीरिक योग्यता के तौर पर मानव संसाधन में रखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जिनमें नवीकरणीय संसाधन होते हैं, ये अक्षय संसाधन कहलाते हैं, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो है ये क्षय संसाधन कहलाते हैं। अक्षय संसाधन में वे संसाधन हैं जो समाप्त नहीं होने वाले हैं। इनमें आपका हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये चीजें आएंगी। और जो क्षय होने वाले संसाधनों में हैं, इनमें खनिज शक्तियां आती हैं, खनिज खासकर आते हैं और खनिज में आपका तेल, गैस,
और कोयला आता है। तो इन संसाधनों में हमारा क्षय हो सकता है, ये संसाधन समाप्त होने वाले होते हैं। अगले उसमें देखें तो नवीकरणीय संसाधन वो हैं जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। इनमें कभी न समाप्त हो पाने वाले सूर्य का प्रकाश, पवन, वायु आदि आते हैं। इन्हें अक्षयशील संसाधन भी कहा गया है। ये संसाधन प्रदूषणकारी नहीं है, ये बात याद रखेंगे। इन संसाधनों का प्रयोग करने से प्रदूषण नहीं होता है। और अनवीकरणीय संसाधन ये एक बार में प्रयोग होने वाले संसाधन होते हैं जिन्हें सीमित मात्रा में प्रकृति में उपलब्ध वस्तुएं जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। ये प्रदूषणकारी होते हैं। इनका प्रयोग हमें सोच समझ के करना होगा क्योंकि ये जल्दी से समाप्त होने वाले हैं और प्रदूषणकारी हैं। मानव निर्मित संसाधनों में क्या क्या चीजें रखी जाती हैं? मानव निर्मित संसाधनों में उनको रखा जाता है जिन्हें इंसान ने अपने ज्ञान और तकनीक का प्रयोग करके बनाया है, जैसे लोहा, पुल, बांध, सड़क, दैनिक जीवन में काम आने वाली अन्य वस्तुएं हैं। मनुष्य स्वयं में एक विशिष्ट संसाधन है, इसलिए उसे मानव संसाधन के तौर पर रखा गया है। तकनीकी मानव निर्मित संसाधन है, ये याद रखेंगे। यानी अगर कहा जाए कि कंप्यूटर क्या है, मोबाइल क्या है, तो ये आपके तकनीकी संसाधन हैं। अब बात आती है संसाधन संरक्षण क्या है, प्रिजर्वेशन क्या है, प्रोटेक्शन कैसे करेंगे। तो अगर पृथ्वी में कभी संसाधन समाप्त हो जाएं, जैसे कि हवा, पानी, सूर्य का, मिट्टी और प्रकाश, तो क्या जीवन संभव हो पाएगा? शायद नहीं संभव हो पाएगा। इसीलिए हमें जीवन की संभावना बनाए रखने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, जिसे संसाधन संरक्षण कहते हैं। इसे हम जुडिशियस यूज कहते हैं, रीजनेबल यूज करते हैं, और इसी को हम सस्टेनेबल यूज भी बोलते हैं। इसे हम सतत पोषणीय विकास के कॉन्सेप्ट में आगे समझाएंगे। अब हमारा आगे कॉन्सेप्ट आता है, यहां पर आप देख सकते हैं, ऐसा विकास जो मानव संसाधन बिना प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए होता है, उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। अब देखिए, जैसे वन है, अगर आप वन देखते हैं, वन को आप काट करके घर बना लें, ठीक है, लेकिन अगर सारे वन खत्म कर देंगे तो ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ना, और ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो जो इंसान है वो बिना ऑक्सीजन के रह नहीं पाएगा, तो इंसान भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में क्या घर की आवश्यकता बचेगी, घर की जरूरत बचेगी? जब हम ही नहीं है तो घर फिर क्या करेंगे हम? इसलिए हमें वन भी बनाए रखना है और घर भी बनाना है। तो ऐसे प्रयास करने हैं कि वन नष्ट ना हो। तो इसलिए सतत पोषणीय विकास में पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना आता है। प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग करना, पर्यावरण के प्रति मानव का विवेकपूर्ण व्यवहार करना, समुदाय के पर्यावरण को देख करके उसे जीवन जीने योग्य बनाना और मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना आता है। इसे हम सतत पोषणीय विकास में शामिल करते हैं। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत जानकारी आवश्यक है। 25 सितंबर 2015 को सतत पोषणीय विकास के लिए वर्ष 2030 तक 17 लक्ष्यों को पूरा करने का संकल्प किया है। यह काम संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने किया है, और यूएनओ ने ये 2030 तक के लिए अपनाया है। इसमें 17 लक्ष्यों को पूरा करने की बात कही गई है। ये बात 25 सितंबर 2015 को हो चुकी है। सतत पोषणीय विकास के लिए 5 पी पर बल दिया गया है। 5 पी याद रखेंगे, 5 पी। ये 5 पी क्या क्या है? पहला पी लोग हैं जिनका नाम पीपल होता है, दूसरा पी हमारे प्लेनेट हैं जो ग्रह हैं, समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, फिर पीस है, और फिर भागीदारी यानी पार्टनरशिप है। इन 5 चीजों को बढ़ाने का प्रयास किया जाना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु निकाय के समक्ष भारत ने जलवायु पहल योजना जिसको रखा है, जिसमें 40% से लेकर के 2020 तक भारत ने 2015 को रखा है, और इसे 2 अक्टूबर 2015 को रखा गया था। अक्टूबर 2015 को, यहां पर अक्टूबर यहां आ गया है, अक्टूबर 2015 को भारत ने ये योजना रखी है, जिसमें 2020 तक 40% जो चीजें हैं, ये 40% जो ऊर्जा संसाधन है, ये हम गैर जीवाश्म चीजों से लेंगे, इसमें से यानी अक्षयशील संसाधनों का प्रयोग करते हुए इनका प्रयोग करना है। इस तरीके से भारत ने 40% एनर्जी जीवाश्म रहित ईंधनों से लेने की बात करी है। अगले पार्ट को देख लेते हैं। भारत में कृषि एवं सिंचाई, खेतों पर फसलों का बोना, काटना, अनाज अलग करना, अनाज से संबंधित विभिन्न कार्य करने को हम कृषि कहते हैं। एक भारत में कृषि से तात्पर्य खेती और फसलें उत्पन्न करना है, ये फैसले लिख गया है। ये बल्कि पशुपालन और मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, झींगा मछली पालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी कृषि में आता है। तो कृषि की बहुत विस्तृत परिभाषा हम मानते हैं। उसके बाद की बात देखें, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए मनुष्य द्वारा पौधों को उगाना फसल कहलाता है। पशुपालन के तहत पशु और पक्षियों को अपने पास रखना, जिससे कि मनुष्य अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसे पशुपालन कहा जाता है। वन लगाना, उनका संरक्षण करना वनिकी कहलाता है। मछलियों के पालन को हम मत्स्य पालन कहते हैं। दोनों की दोनों चीजें कृषि में आती हैं। तो इस तरीके से जो मत्स्य पालन है और वनिकी है, इसको आप अलग ना माने, ये दोनों की दोनों चीजें कृषि में समाहित हैं और इसे कृषि कार्य के तहत माना गया है। अगले पॉइंट पे देखें, ऐसी खेती करना या पैदावार करना जिससे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। आपका प्रश्न आ सकता है, निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो आवश्यकता पूर्ति के लिए हम जितने काम करेंगे, जितना अनाज पैदा करेंगे,
आवश्यकता पूर्ति के लिए उसे हम निर्वाह कृषि कहेंगे। अगर यही उद्देश्य हमारा बाजार में फसल को बेचना हो जाता है तो इसे हम व्यापारिक कृषि कहते हैं। इसे फसल विशिष्टीकरण के नाम से भी जाना जा सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है फसल विशिष्टीकरण क्या है, तो आपका जवाब हो जाएगा जब हम फसलों को खुद के लिए न पैदा करके बेचने के लिए उत्पन्न करते हैं तो उसे हम फसल विशिष्टीकरण का नाम देते हैं। कृषि हमारे देश में सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया है। ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे देश में सबसे पुरानी आर्थिक क्रिया कृषि है और आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है। फसलों के आधार पर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, फसलों के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में रखा गया है, जिनमें खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें और बागाती एवं पेय फसलें आती हैं। ये फसल के उपयोग के आधार पर उनका वर्गीकरण है, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर जो खाद्यान्न फसलें खाने के लिए गेहूं, चावल, चना, जौ, मटर, ज्वार, बाजरा आदि, नकदी फसलों को जिन्हें बेचने के लिए यूज करते हैं, इनमें गन्ना, कपास, जूट, तिलहन, तंबाकू आदि आता है। और बागाती एवं पेय फसलों में चाय, कहवा, रबर, गरम मसाले आदि आते हैं। भारत में लगभग 55% लोग कृषि पर निर्भर हैं और राष्ट्रीय आय का 17% भाग कृषि से प्राप्त होता है। इस तरीके से कृषि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भारत में फसलें अलग अलग मौसम में उगाई जाती हैं, जिनके आधार पर इन्हें 3 भागों में हम बांट सकते हैं। इनमें हमारी रबी की फसल आती है। रबी की फसल को हम जाड़े में बोकर के ग्रीष्म ऋतु में काटते हैं। ये कुल मिला के आपकी फसल अक्टूबर के आसपास बोई जाती है और मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास इसकी कटाई की जाती है। इनमें गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, राई आदि आता है। खरीफ की फसल ये वर्षा ऋतु में प्रारंभ होती है और वर्षा ऋतु के अंत में इसे काटते हैं और पानी के साथ उगाई जाती है, जिसमें धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली आदि आते हैं। आगे हम जायद की फसल की बात करें तो जायद की फसल मार्च अप्रैल में बोकर के मई जून में से काटा जाता है। इसमें तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, सब्जियां आदि आते हैं। इनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है, तो सिंचाई के साधनों के साथ इसे बोया जाता है। अब यहां पर हम देख लेते हैं कुछ फसलों की प्रक्रिया है। जैसे जूट उद्योग में क्या होता है, तो सबसे पहले जूट उद्योग में क्या करते हैं, पानी में जूट को सड़ा देते हैं, उसके बाद छाल और रेशे निकालते हैं, फिर रेशों को बांटते हैं और जूट का सामान बनाते हैं। तो इस तरीके से ये 4 चरण होते हैं, जिनमें पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और ये चौथा चरण होता है। चाय उद्योग में क्या होता है, इसमें भी चरण है हमारे, आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले पत्तियां पिक करते हैं नंबर 1 पर, दूसरे में पत्तियों को सुखाते हैं, तीसरे में पत्तियों को छांट करके एक साथ रखते हैं, फिर चौथे में डिब्बों में उन्हें बंद करते हैं और चाय का निर्यात 5वें लेवल पर करते हैं। यहाँ पर चाय के बागान से पिक करती हुई कुछ लेडीज आप देख सकते हैं। उसके बाद के हमारे क्वेश्चन में हम रबर उद्योग के स्टेप्स को देख लेंगे। तो रबर के उद्योग में हम सबसे पहले लेटेक्स को प्राप्त करेंगे, ये पहला है। दूध निकालेंगे, फिर दूध को रसायन के साथ मिला करके हम फाड़ लेंगे, उसके बाद फटे दूध के तत्व छान करके सुखाएंगे या रबर की चादर तैयार करेंगे और बाद में उसी को यूज करके गैल्वेनाइजेशन के माध्यम से हम वस्तु का निर्माण करके रबर के प्रोडक्ट बनाते हैं। विश्व में 22% चावल भारत में उत्पादित किया जाता है। चीन के बाद चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन के तौर पर देखें, अगले क्वेश्चन में हमारा टॉपिक आता है विश्व के में गेहूं उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान चीन का है। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। भारत में चाय उत्पादन अंग्रेजी उपनिवेशियों ने 1829 में आसाम क्षेत्र में प्रारंभ किया था। चाय के बड़े बड़े पैमाने पर खेती करने को चाय बागान या चाय बागाती कृषि कहते हैं। एक राष्ट्र के निवासियों द्वारा एक वर्ष के दौरान, यहाँ पर राष्ट्रीय आय क्या है, इस बात की संकल्पना समझाई गई है। ये आपके लिए कृषि में बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो एक देश के लोगों द्वारा उस वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है, जो उस देश की कुल वस्तुएं होती हैं। राष्ट्रीय आय विकास के स्तर को नापने का अच्छा माध्यम है। अब कृषि से संबंधित कुछ विशिष्ट प्रणाली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन कृषि से आएगा तो आपके ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर क्या है, तो मृदा की जुताई और फसलों को उगाना, यहाँ गाना लिख गया है, ये उगाना है। और पशुपालन का विज्ञान और कला, इसे खेती भी कहते हैं। अब पिसीकल्चर क्या है, व्यापारिक स्तर पर मत्स्य पालन को पिसीकल्चर कहते हैं, यानी पिसीकल्चर में हमें मछली पालन ध्यान देना है। सेरीकल्चर में सिल्क का उत्पादन होता है। विटीकल्चर में अंगूर का उत्पादन होता है। फ्लोरिकल्चर में फूलों की खेती होती है। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है। ओलेरीकल्चर जमीन पर लतादार सब्जियों का उगाना है। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर की विभिन्न चीजों को आप देख पाए हैं। अब हम चकबंदी के विषय में बात कर लें तो चकबंदी क्या होता है, छोटे छोटे जो हमारे खेती के टुकड़े अलग अलग होते हैं उनको मिला करके एक जगह बड़ा टुकड़ा बना देना चकबंदी कहलाता है, यानी चक को चारों तरफ से बंद कर देना। तो छोटे छोटे टुकड़ों को सही जगह से एक जगह एकत्रित कर बड़ा करने की प्रक्रिया को चकबंदी कहते हैं। भारत में कृषि का विकास और उद्देश्य दर को पाने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय कृषि नीति या राष्ट्रीय कृषि नीति समय समय पर घोषित की जाती रही है। हमारी कृषि नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके तहत आप देख लें। इसमें हमारी कृषि नीति का भूमि और जल विविधता को सुरक्षित रखना, किसानों को मूल्य संरक्षण प्रदान करना, एमएसपी इसी को कहते हैं, न्यूनतम मूल्य संवर्धित प्लान होता है, और कृषि क्षेत्र में फसलों का बीमा करना, जैव प्रौद्योगिकी पर बल देना, पौधों को पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। ये हमारी कृषि के लिए आवश्यक क्रिया है। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य माध्यम तालाब है, जबकि उत्तर भारत में नलकूपों के द्वारा सिंचाई को किया जाता है।
आगे देखें टपक सिंचाई। अब नई सिंचाई विधियों में क्या क्या चीजें आती हैं? टपक सिंचाई, इसे ड्रिप इरिगेशन कहते हैं या छिड़काव सिंचाई, स्प्रिंकल इरिगेशन कहते हैं। ये आधुनिक सिंचाई प्रणाली है जिनमें फल फूल साग सब्जी के उत्पादन में प्रमुखता से प्रयोग किया जाता है। हरित क्रांति क्या है ये पूछा जा सकता है, तो 1966-67 के में तकनीकी विषय के परिणाम स्वरूप कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन आए जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो उत्पादन बढ़ाना, खेती में उत्पादन बढ़ाने की प्रक्रिया जो है वो हमारी हरित क्रांति कहलाती है। इसका कारण कृषि में उन्नत बीजों का प्रयोग, खाद एवं सिंचाई और आधुनिक तरीके से यंत्रों द्वारा कृषि का किया जाना ये इसका कारण था। भारत में डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे क्वेश्चन देखें। आगे के क्वेश्चन में भारत जैसे देश में जहां पर पर्यावरण एक विकराल रूप धारण करता जा रहा है, खेती का जैविक खाद में प्रयोग करना सर्वोत्तम एग्जाम्पल रहेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है कीटनाशी का, जो डीडीटी है, ये कीटनाशी के तौर पर प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में इसे पूरी तरह से बंद किया जा चुका है क्योंकि इसका जल, मिट्टी और वायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगले पाठ को देखते हैं। भारत खनिज संपदा, यह हमारा पाठ 3 है। पृथ्वी के नीचे रासायनिक परिवर्तनों के कारण विशिष्ट क्षमता को प्राप्त कर लेने वाले तत्वों को खनिज पदार्थ कहते हैं। भारत में खनिज पदार्थ को खोद कर निकाला जाता है, जहां से इसे निकाला जाता है उसे हम खान कहते हैं। खनिज पदार्थ कुछ कच्ची धातुओं से मिलकर बना होता है, उसे अयस्क कहते हैं। हमें खनिज पदार्थ अयस्क के रूप में मिलता है, बाद में इसकी सफाई करके हमें उस खनिज पदार्थ को प्राप्त करना होता है। भारत में दांडी मार्च नमक बनाने को लेकर किया गया था, इसे 1930 में नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। त्योहारों और पर्वों पर खाया जाने वाला नमक सेंधा नमक धरातल की चट्टानों से प्राप्त होता है। खनिज पदार्थ को तत्वों की मौजूदगी के आधार पर 2 भागों में बांटा जा सकता है। इनमें से धात्विक खनिज होते हैं। धात्विक खनिज में किसी तत्व की प्रधानता होती है, जैसे लोहा, चांदी, सोना, एल्युमिनियम आदि। धात्विक पदार्थों के बारे में यहाँ पर इस लिस्ट में आप पढ़ सकते हैं। इस लिस्ट में जैसे लोहा है तो इसे झारखंड, उड़ीसा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के एरिया में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना में पाया जाता है। इस प्रकार की मशीनरी और कल कारखानों में इसका निर्माण का काम आता है। उद्योग धंधे इसी पर निर्भर हैं। अब उसके बाद तांबा, इसके बाद तांबे को देख लेते हैं, जो प्रक्रिया हमारी तांबे पर है। तो तांबे के बारे में यहाँ पर देखिए, तांबा राजस्थान, खेतड़ी से, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आदि से मिलता है। बिजली के तार बनाना, मुद्राएं बनाना, बर्तन और मशीनों के कलपुर्जे बनाने के काम आता है। एल्युमिनियम, जो कि बॉक्साइट का अयस्क है, ओर है, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आदि में पाया जाता है। इसका उपयोग वायुयानों को बनाने, बिजली के तारों को आदि को बनाने के लिए होता है। मैग्नीज मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, गोवा, राजस्थान आदि में पाया जाता है। इसे में इस्पात के कारखानों में ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटाणुनाशक दवाएं बनाने में, ऑक्सीजन के बनाने में, क्लोरीन गैस के उत्पादन में और शुष्क बैटरी बनाने में, कांच के सामान बनाने में इसका प्रयोग होता है। सोना कर्नाटक की कोलार नामक खांड में पाया जाता है, ये झारखंड में है। आपका KGF जो मूवी आया था, इसे हम कोलार गोल्डफील्ड भी कहते हैं। यह मूल्यवान धातु है, यह आभूषण बनाने के काम आता है और मुद्रा के रूप में भी इसका प्रचलन कराया गया था। उसके बाद चांदी उदयपुर राजस्थान में मिलती है और आभूषण बनाने का काम आता है। जस्ता राजस्थान में बर्तनों, बैटरियों और छपाई के काम में आता है। लोहे की चादरों में जंग के लिए इसको चढ़ाया जाता है। अब हमारे अधात्विक खनिज हैं। अधात्विक खनिज वो हैं जिनमें किसी वस्तु की विशिष्टता नहीं होती। कोयला, खनिज तेल, अभ्रक, गंधक और पोटाश इनमें आते हैं। तो इसके तहत अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे दोनों खनिज हैं। अभ्रक आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है। बिजली के उपकरण और तार बनाने में इसका प्रयोग होता है, ये इसके प्रयोग हैं। संगमरमर मध्य प्रदेश, राजस्थान में पाया जाता है, सुंदर और कीमती वस्तुओं के निर्माण में। नमक राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु आदि में पाया जाता है। यह जीव जंतुओं के भोज्य पदार्थ और ससामयिक प्रक्रिया में आता है। चूना पत्थर, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। सीमेंट उत्पादन और लोहा इस्पात उत्पादन में इसका प्रयोग किया जाता है। हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना में पाया जाता है, यह कीमती पत्थर है। आभूषण बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे आप इसी तरीके से इन सब चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर इसी से रिलेटेड मैंने इस टॉपिक पर डिस्कस किया है। ये टॉपिक ऑलरेडी आपका डिस्कस हो चुका है, तो मैं इसे धीरे से स्लाइड कर रहा हूँ, आप इन चीजों को अलग से भी नोट कर सकते हैं। आगे के टॉपिक में आप यहाँ पर देखें तो नमक बनाने की प्रक्रिया को यहाँ समझाने की कोशिश की गई है। जीव जंतु जो भोज्य पदार्थ और रासायनिक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं, ये राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु में पाया जाता है। नमक के प्रयोग करने की प्रक्रिया को आप यहाँ पर देखें। समुद्र तट पर किस तरीके से बनता है। समुद्र तट पर कारीगर मजबूत पहले से बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते हैं। ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा जल भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊपर किया जाता है, जिससे पानी का और न भर पाए। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर इसे एकत्र कर बाजार में पहुंचाया जाता है। वहां मशीनों से साफ करके इसे खाने योग्य बनाया जाता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, जिससे कि घोंघा रोग से बचाव हो सके। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि घेंघा रोग जो है वो हमारा आयोडीन की कमी से होता है। चूना पत्थर आदि के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभ्रक क्या है। अभ्रक एक रंगहीन पदार्थ है जो अबीर गुलाल के तौर पर हल्के चमकीले सफेद, हरे, काले टुकड़ों में हमें होली में मिलता है। यह पदार्थ अभ्रक कहलाता है। यह हल्का रंगीन पदार्थ होता है। भारत में सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश भारत में इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है।
आगे के क्वेश्चंस में देखें, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को जिनमें कि कृषि, उद्योग, धंधे परिवर्तन या धंधे, परिवहन या यातायात के साधन आते हैं, उनमें शक्ति की आवश्यकता होती है। जिन साधनों से हमें शक्ति प्राप्त होती है उन्हें हम शक्ति के साधन कहते हैं। शक्ति के साधनों को दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत साधन, गैर परंपरागत साधन। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये हमारे शक्ति के परंपरागत साधन है जो बहुत पुराने समय से हम प्रयोग करते आ रहे हैं। परमाणु जल संसाधन, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस आदि शक्ति के साधन है। ये हमारे नवीकरणीय संसाधन है और इन संसाधनों को हम गैर परंपरागत संसाधन कहते हैं क्योंकि अभी हाल में इनकी खोज हुई है। कोयला खनिज संसाधनों में प्रमुख है और इसे तापीय विद्युत ग्रहों में, लौह इस्पात बनाने में, कारखानों में प्रयोग किया जाता है। कोयला जीवाश्म से बनता है। कोयले के 4 प्रकार हैं जिसमें पीट सबसे खराब कोयला होता है, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट होता है। कार्बन कंटेंट जितना अधिक होता है कोयला उतना ही जलनशील होता है। एंथ्रेसिट में सबसे ज्यादा अधिक कार्बन और पीट में सबसे कम कार्बन पाया जाता है। खनिज तेलों में खनिज तेल अंग्रेजी के पेट्रोलियम का हिंदी अनुवाद है। पेट्रोलियम 2 भागों से मिलकर बना है। पेट्रोलियम पेट्रा जिसका मतलब चट्टान, ओलियम तेल, और इस तरीके से पेट्रोलियम का चट्टान का तेल होता है। इसे पेट्रा इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं, इस कारण पेट्रोलियम या खनिज तेल इसे कहते हैं। तेल खनिज के रूप में, कच्चे रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद इसे तेल शोधन कारखानों में साफ करके अलग अलग खनिज तेल बनाए जाते हैं। बॉम्बे हाई भारत में मुंबई हाई सागर सम्राट नाम का एक स्वयं नियंत्रित प्लेटफॉर्म है जो अरब सागर में मुंबई से 176 किलोमीटर दक्षिण की ओर पाया जाता है। प्रमुख दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये लगभग इस तरीके से मुंबई से इस तरफ पाया जाता है। तेल शोधन कारखानों में मथुरा रिफाइनरी, असम रिफाइनरी, जामनगर की गुजरात रिफाइनरी रिलायंस की प्रमुख रिफाइनरी है। प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी रिफाइनरी आपकी जामनगर गुजरात की रिलायंस की रिफाइनरी है। पानी के प्रवाह को टरबाइन पर गिराकर जल विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करने की प्रक्रिया नदी घाटी परियोजनाओं में प्रयोग की जाती है। इसे हम जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन का नाम देते हैं। पावर हाउस प्रक्रिया में बांध के नीचे बड़े बड़े पंखे लगाए जाते हैं जिन पर जल गिराया जाता है। जल विद्युत उत्पादन के लिए टरबाइन को धुरी से जोड़ दिया जाता है। पंखों की जलधारा पर पानी गिरने से पंखे घूमने लगते हैं। पंखे जितनी तेजी से घूमते हैं उतनी ही विद्युत पैदा होती है। यह जल विद्युत कहलाती है। हीराकुंड परियोजना, नागार्जुन सागर, रिहन, भाखड़ा नागर, दामोदर आदि विभिन्न नदी घाटी परियोजनाएं हैं। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में परमाणु ऊर्जा आती है। भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए यूरेनियम और थोरियम के धातुओं को रिएक्शन करके परमाणु ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तारापुर महाराष्ट्र, रावतभाटा राजस्थान, कलपक्कम तमिलनाडु और नरोरा उत्तर प्रदेश, काकरपारा गुजरात में, कैगा कर्नाटक और कुड़नकुलन ये हमारा तमिलनाडु में प्रमुख ऊर्जा उत्पादक केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम को ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को की गई थी। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में 1954 में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में लाने के लिए अहम योगदान के लिए जाना जाता है। ऊर्जा के ताप को एक केंद्र बिंदु पर केंद्रित करके विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया को सौर ऊर्जा कहा जाता है। सौर ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए सोलर फोटोवोल्टिक सेल लगाए जाते हैं। सौर ऊर्जा से सोलर कुकर, सोलर लाइट और हीटर आदि चलाए जा सकते हैं। यह ऊर्जा का स्वच्छ संसाधन है। वर्तमान में सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता 40 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का लक्ष्य भारत ने जलवायु कार्य योजना में 2030 में बनाया हुआ है। पवन ऊर्जा भारत के सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में नदी किनारे ऊंची ऊंची पवन चक्कियां लगा करके ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कहा जाता है। तमिलनाडु भारत में पवन ऊर्जा के मामले में अग्रणी प्रदेश है। उद्योग धंधों के तौर पर देखें अगर तो कोई भी वस्तु उद्योग धंधों का अंतिम उत्पाद है तो अन्य उद्योग के लिए उसे कच्चा माल के तौर पर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कच्चा माल है या अंतिम उत्पाद यह उसके प्रयोग पर निर्भर करेगा। प्राथमिक विद्यालय में चूना मिट्टी, चूना पत्थर, सिलिका, बॉक्साइट, खड़िया, चूना, मजदूर, जमीन, कपड़े, चौक, यातायात की किताबें आदि संसाधन प्रयोग होते हैं। ये सभी चीजें हमें उद्योग धंधों से प्राप्त होती हैं। उद्योगों के प्रकार के तौर पर अगर आप देखें तो उद्योग आधुनिक अर्थव्यवस्था में उद्योगों को संपत्ति के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और भारी उद्योगों में बांटा गया है। जो उद्योग श्रमिकों द्वारा अपने घर के सदस्यों की सहायता से स्थानीय कच्चे माल को प्रयोग करके चलाए जाते हैं उन्हें हम कुटीर उद्योग कहते हैं। कुटीर उद्योग कुटिया उद्योग है यानी घरों में चलाया जाता है। ये बात कुटिया है, ध्यान रखें। इनमें जूट का सामान, लकड़ी का सामान, बांस, बेत, पीतल आदि के सामान बनाने का काम होता है। चॉकलेट बनाना, रेशम का उत्पादन करना, जूट उत्पादन करना, चाय उत्पादन करना, रबड़ का उत्पादन करना आदि कुटीर उद्योगों में आते हैं। लघु उद्योग वह है जो शक्ति के संसाधनों का प्रयोग करके छोटी मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनिक सामान, पंखा मशीन, सिलाई मशीन, जूते, साइकिल, रबर खिलौने और प्लास्टिक आदि के खिलौने बनाने का काम होता है। राजस्थान के
कुछ लोगों का जिक्र है। इसमें राजस्थान के झुंझुनू शहर में घनश्याम दास बिड़ला ने कपड़े का कारोबार एक फेरी से शुरू किया था। रिलायंस पेट्रोल केमिकल के संस्थापक धीरूभाई अंबानी ने दुबई के एक पेट्रोल पंप से अपना कार्य शुरू किया था। अजीत प्रेमजी विश्व के समस्त सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में से एक हैं। उन्होंने कंप्यूटर उद्योग में अग्रणी स्थान लेने वाली विप्रो के वो मालिक हैं। लघु और कुटीर उद्योगों की सहायता के लिए जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना प्रत्येक जिले में की गई है। भारी उद्योग वे हैं जो अधिक पूंजी और श्रम शक्ति का प्रयोग करते हुए शक्ति के साधनों की आवश्यकता को यूज करते हैं। लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवा उद्योग, रासायनिक खाद बनाने के उद्योग, वस्त्र उद्योग, चीनी मिलें के बड़े बड़े मशीन बनाने के कारखाने और रेलगाड़ी इंजन बनाने के कारखाने बड़े उद्योगों में आते हैं। 1960 में जमशेदपुर की स्थापना जमशेदजी टाटा ने लौह इस्पात कंपनी के निर्माण के लिए की थी। डेट्रॉयट जो कि एक मोटर वाहन उद्योग है, लोहा इस्पात से जुड़ा हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, जो हीरोइन और ह्यूरोन ये वहां की झील है और ईरी झील के बीच में स्थित है। पिट्सबर्ग भारत में विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पात केंद्र है। जनरल मोटर कॉर्पोरेशन, फोर्ड मोटर कंपनी, डैमलर क्रिसलर, एजी अमेरिका की 3 प्रमुख बड़ी मोटर कंपनियां हैं। सूती वस्त्र उद्योग के मामले में देखें तो गुजरात, महाराष्ट्र वस्त्र उद्योग और तमिलनाडु, पंजाब आदि में विकसित है। अहमदाबाद गुजरात का बहुत ही प्रसिद्ध सूती उत्पादन केंद्र है। यहाँ 50 से अधिक मिलें हैं। इसे भारत का मानचेस्टर कहते हैं। जापान का ओसाका शहर जापान का मानचेस्टर कहलाता है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, चेन्नई आदि सिटी आते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। यह सैन फ्रांसिस्को और सेंट जॉन नगरों के बीच में 50 किलोमीटर चौड़ी और 20 किलोमीटर लंबी एक वैली है। यहाँ पर इन्फोसिस और विप्रो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के मुख्यालय हैं। यहाँ संचार उपकरण, मशीन उपकरण, बिजली मोटर मुद्रण आदि आधिकारिक तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। मशीन यंत्र उद्योग में हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का कारखाना हमारा बेंगलुरु में स्थित है। रासायनिक उर्वरक के लिए सिंदरी को हम जानते हैं। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन इफ्को की स्थापना भी यही है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि में इसके प्रमुख कारखाने हैं। वायुयान उद्योग के लिए बेंगलुरु, कानपुर, लखनऊ, नासिक, कोरापुट को जानते हैं। रेलगाड़ी के इंजन चितरंजन पश्चिम बंगाल में बनते हैं और वाराणसी में बनते हैं। पेराम्बूर और तमिलनाडु, कपूरथला पंजाब में रेलगाड़ी के डब्बे बनाने का काम किया जाता है। विद्युत के उपकरणों के लिए भोपाल, हरिद्वार, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई विश्व प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। दूरसंचार के साधन के रूप में बेंगलुरु, प्रयागराज और रायबरेली प्रसिद्ध हैं। तेल शोधन कारखानों के क्षेत्र में डिगबोई, नूनामती, गुवाहाटी, ट्रॉम्बे, विशाखापट्टनम, बरौनी और बिहार में कोली, अंकलेश्वर, गुजरात और चेन्नई प्रसिद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं। सीमेंट उद्योग के लिए जो प्रसिद्ध एरिया हैं उनमें मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु हैं। वर्तमान समय में उद्योगों के परिदृश्य से हटके पर्यटन उद्योग, जिसमें फोटोग्राफी को बढ़ावा देना, यातायात साधनों को बढ़ावा देना, होटल उद्योग को बढ़ावा और सड़क निर्माण के रोजगार के अवसरों के तौर पर एक नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है। वही दूसरा औद्योगिक क्षेत्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग का है, जिसमें कंप्यूटर, दूरदर्शन, रेडियो, सरकारी तंत्र में उसका प्रयोग और इंटरनेट जैसे आधारभूत सुविधाओं को प्रयोग करने की संभावनाएं बढ़ाती हैं। और उसके बाद हम देखेंगे तो भारत में एक विकासशील देश है, देश से विकसित देश बनने की प्रक्रिया में है, जहां पर औद्योगिकरण में पूंजीकरण के अभाव में कुछ कमियां आती हैं। औद्योगिकरण को बढ़ाए जाने के साथ साथ जनसंख्या पर नियंत्रण और पर्यावरण संरक्षण और नियंत्रण जैसे मुद्दों से जूझता भारत आगे आने वाले समय में विश्व प्रसिद्ध महाशक्ति बनकर उभरेगा, ऐसी उम्मीद हम सभी को है। तो यहाँ पर बच्चों हमने 1 से लेकर के 5 पाठ ज्योग्राफी के उसमें कवर किए हैं। आगे के 6, 7, 8 के लिए हम दूसरे वीडियो में इसे कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो कृपया इसे लाइक करें, अपने और दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे वीडियो के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो